प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि इस सीरीज में हम आप लोगों को जीव विज्ञान का टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यकृत है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही क्या है, सही आंसर है। आगे बात करेंगे साथियों हम लोग 2 नंबर प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रिलैक्सिन। ठीक है, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है साथियों, वो आप याद रखेंगे सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला बात करेंगे कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये कंट्रोल करने का काम कहाँ से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्रोल करने का जो काम है वो हाइपोथैलेमस से होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ क्या है, सही है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करेंगे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि अमीबा अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर कैसे ग्रहण करती है। तो आप बताएंगे कि अंतर्ग्रहण का जो काम है वो कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। अगला है साथियों क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या नाम है उसका, टाइलिन। आप डी ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो श्वास ग्रहण करना और छोड़ने का जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है। अगला है साथियों क्वेश्चन की ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किस का उपयोग करती हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका उपयोग करती है वो है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज के माध्यम से ही कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है। तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण प्रक्रिया के कारण ही पौधे से जो ऑक्सीजन है निकल करके वायुमंडल में फैलने का काम होती है, यह आप याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। श्वसन अभिक्रिया के दौरान हमारा खाद्य पदार्थ जो है यानी कि भोजन जो है वो बदल जाता है किस में, और वो जो उसका परिणति होता है यानी कि वो भोजन पचता जो है वो किसके कारण से। तो आप बताएंगे कि विघटन। क्या हो जाता है उसका, विघटन हो जाता है। श्वसन क्रिया के कारण हमारे खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। पौधों में स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ जो मनुष्य होंगे उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो बी ऑप्शन 120/80 बिल्कुल ही सही है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होता है ड्यूरामीटर। तो आपका सी ऑप्शन ड्यूरामीटर बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। अगला बात करेंगे कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने का काम आपको याद रखिएगा घ्राणेंद्रिया पाली करती है। तो घ्राणेंद्रिया पाली, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र साथियों आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम, बी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण करने वाले व्यक्ति आपको साथियों पता होना चाहिए कि बेलिस एवं स्टारलिंग। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, सही आंसर है। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का नियम देने वाले वैज्ञानिक है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल भी आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने जो है प्रयोग किया था, यह पूछा जा रहा है। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे लैमार्क तथा ट्रेविनेनस। ठीक है,
रेनस आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगला है साथियों कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं अरस्तु को, तो सी ऑप्शन अरस्तु यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, तो ए ऑप्शन थियोफ्रेस्टस बिल्कुल यहाँ पर आपका साथियों सही आंसर है। अगला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द का उत्पत्ति जो है आपको पता होना चाहिए साथियों, ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन कहलाता है, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है साथियों हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है, यह आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध आपको साथियों पता होना चाहिए कि झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला बात करते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्प का अध्ययन साथियों आपको पता होना चाहिए कि एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि ठीक है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, यह आप याद रखेंगे, बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रेस्टोलॉजी, ठीक है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रेस्टोलॉजी में आप सभी को साथियों पता होना चाहिए कि अध्ययन करते हैं घासों का, किसका, घास का जो अध्ययन है वो एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन आप पीडोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधा का जो नामकरण करता है उस विज्ञान को कहते हैं वर्गिकी। क्या कहते हैं, वर्गिकी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ का जो तना होता है उससे मोटी जड़ी जो है मिट्टी नीचे तक लटकती रहती है, उस जड़ को साथियों आपको पता होना चाहिए कि स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ मूल। अगला साथियों क्वेश्चन है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। हमेशा पेड़ में कौन रहता है, तो वो जड़ ही रहती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही साथियों क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। जो आप आलू खाते हैं ना वो न तो फल है, न ही बीज है, न ही जड़ है, वो तना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। तो नागफनी का जो पौधा उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है याद रखेंगे कि पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। तो पर्णकाय स्तंभ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है। तो आपको पता होना चाहिए कि तना के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो तना है वो आलू है, जस्ट अभी हम आपको बताए थे कि आलू क्या है, तना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो आलू को हम लोग कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंद कहते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी का जो भाग आप खाते हैं उसे प्रकंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं, यह बात आप याद रखें। अगला साथियों अदरक क्या है। तो अदरक आपको पता होना चाहिए कि ये राइजोम है। क्या है, राइजोम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है साथियों, सही आंसर हो जाएगा। अगला 39 है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो आप खाते हैं ना, जो प्याज आप खाते हैं सब्जियों में डाल करके, वह तना होता है। प्याज क्या है, तना है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों कि वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं।
तो वे पौधे जिसमें कभी पुष्प बनेंगे ही नहीं उसे हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स। क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न करने का काम याद रखेंगे रैफलेसिया द्वारा किया जाता है। रैफलेसिया एक पेड़ है, इसके फूल को भी हम रैफलेसिया का फ्लावर या फूल कहते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? रैफलेसिया 5 kg तक का हो सकता है, समझ सकते हैं आप। तो संसार का सबसे छोटा फूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा फूल जो है वो वुल्फिया होता है। क्या होता है? वुल्फिया आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है साथियों वो पुष्प है। क्या है? पुष्प। अगर पुष्प नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो फल नहीं होगा, फिर आगे उसका पीढ़ी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जाए कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म का उदाहरण है जिंकगो। ठीक है, जिंकगो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर है। नेक्स्ट है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि, ठीक है, इन्फेड्रिन किससे प्राप्त की जाती हैं? तो ये जो इन्फेड्रिन जो दमा और खांसी के समय यूज करते हैं वो इन्फेड्रा से प्राप्त किया जाता है। इन्फेड्रा, डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रकरण के अंतर्गत पोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा और श्वसन। तो डी ऑप्शन सभी आपका बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। अगला साथियों गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता को हम लोग साधारण भाषा में मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम। और ये मृत जीवी है। मशरूम क्या होता है? मृत जीवी होता है, यह आप याद रखेंगे। अगला है कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को हम कहते हैं सियोकाइटस। ठीक है, सियोकाइटस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। तो मनुष्य में जो श्वसन अंग है, आप नाक कभी भी मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि नाक जो है ना श्वसन अंग नहीं है साथियों। ठीक है, तो श्वसन अंग है कौन? तो वह है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है साथियों? सही आंसर है। अगला हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 52, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको पता होना चाहिए कि डायरिया भी है। अच्छा नहीं, डायरिया नहीं है, डायरिया नहीं है, टीबी तो है और निमोनिया है। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला साथियों की मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसे अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अमोनिया यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? सी ऑप्शन है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो पौधे से जो जल बाहर निकलते हैं वो है वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया आप याद रखेंगे। निम्न में से किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक साथियों हम कहते हैं पत्ती को। ठीक है ना, 1 मिनट हरित लवक बिल्कुल 56 के लिए बी ऑप्शन से होगा। पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, तो ये आप काम याद रखेंगे। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं तो रंध्र होते हैं। पत्तों के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे साथियों हम लोग रंध्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार साथियों आपको पता होना चाहिए कि शंक्वाकार, शंकु के जैसा होता है। शंकु के जैसा होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसे। अगला बात करते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण। और जिस व्यक्ति में इंसुलिन कम हो जाता है उसमें जो है चीनी नहीं पच पाता है, तो उसे हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमिलिन शब्द के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है?
तो ह्यूमिलिन शब्द का जो प्रयोग है साथियों आपको पता होना चाहिए, वो एक वैक्सीन है, ठीक है ना। किसके लिए किया गया है, तो एक वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए प्रयोग किया गया है ह्यूमिलिन शब्द। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया गया। तो उद्योग के अंदर जो रेनिन है वो एक एंजाइम है। रेनिन क्या है, एंजाइम। आप यहाँ पर याद रखने का कोशिश करेंगे। अगला साथियों, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 63 के लिए सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन ये आप याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है। तो कौन ऐसा कथन है जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसके लिए सही बात नहीं है। तो सही आंसर है यहाँ पर आपका डी, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होता है, यही बात गलत है और डी ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो है ना केवल एक ही प्रकार के रोगाणु के लिए नहीं होता है, एक एक एंटीबायोटिक कई सारे रोगाणु को खत्म कर सकता है। तो ये आप याद रखने का कोशिश करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती हैं। तो एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए, फफूंदी से और एक्टिनोमाइसिटी से। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को जो है साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लाते हैं। साइट्रिक अम्ल बनाने में कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि आपका जो है ना एस्परजिलस नाइजर, ठीक है ना, एस्परजिलस नाइजर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा है। तो वह है साथियों आपका इंटरफेरोन, ठीक है, इंटरफेरोन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों क्या है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 68 के लिए पूछा जा रहा है कि प्रोपियोनिन, ठीक है, बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है। तो प्रोपियोनिन जो है आपको पता होना चाहिए कि काबोलेमीन, ठीक है ना, मीन का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। अगला है विनेगर, जिसे आप सिरका भी कहते हैं, का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है। तो अल्कोहल से आपको पता होना चाहिए कि गैक्टर एसिटी प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से विनेगर प्राप्त किया जाता है। अगला है साथियों, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। तो अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन आपको पता होना चाहिए कि सेकेरोमाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेरोमाइसिस। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बायोगैस में पाई जाती हैं। तो बायोगैस में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, मीथेन और हाइड्रोजन, ये 3 गैस पाई जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या साथियों सही है। आगे बात करेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है। तो जैव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, जैवों के स्रोत से प्राप्त होगी, जैविक जो स्रोत हैं जो वहीं से प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका अगर भंडार एक बार खत्म हो गया तो फिर से इसका पूर्ति नहीं हो सकता है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। तो पेट्रोलियम पादप हम कहते हैं यूफोरबिया लेथाइरस, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला है हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है। गोबर के अतिरिक्त भी हम दूसरे जो खरपतवार है उससे भी बायोगैस बना सकते हैं। तो वो है आपको पता होना चाहिए आइकोर्निया क्रेसीपिच, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बायोगैस के निर्माण के लिए बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो वो हो जाएगा साथियों आइकोर्निया, ठीक है, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य रूप से होता है। तो बायोगैस में साथियों आपको पता होना चाहिए कि CH4 यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो CH4 और प्लस CO2 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा
सही आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, घरेलू खाना पकाने की गैस का जो सिलेंडर है किससे भरा होता है? तो जो एलपीजी का सिलेंडर आपके घरों में होता है, हाँ, वो आप सभी जानते हैं, वो तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी से क्या होता है? तो भरा होता है। यह बात आप याद रखेंगे। अगला साथियों की मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो पेट्रोलियम का कुल अगर पूछे तो बताइएगा कि यूफोरबिएसिस, ठीक है ना, ये कुल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 80 के लिए कि पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पेट्रोक्रोप को पहचानने का जो श्रेय है वो एम कैल्विन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों की बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अवशिष्ट के जो है मीथेनाइजेनिक, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा जो है अनॉक्सी क्रिया द्वारा किया जाता है। यह क्या है? तो यह जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 3 चरणीय प्रक्रिया होता है, 3 चरण का प्रोसेस होता है, इसके बाद बायोगैस का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो बताएंगे कोल, यानी कि कोयला जो है वो अनवीकरणीय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लोग निम्नलिखित में, हाँ, निम्नलिखित ही होना चाहिए, में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है स्विस पनीर में उपयोग होता है? तो स्विस पनीर में उपयोग होने वाले जो है वो याद रखेंगे प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ कहलाते हैं। तो जो कुछ भी पदार्थ मुक्त किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उसे साथियों हम कहते हैं इंटरफेरोन, ठीक है, इंटरफेरोन, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित होगा? तो वो होगा एंटी रेबीज, ठीक है, एंटी रेबीज जो है, रेबीज बीमारी कुत्ता काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमुलिन को जो है कौन से प्रकार के, ठीक है, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है? तो वह सूक्ष्म जीव है, आपको पता होना चाहिए कि इस्चरिया कोलाई, ठीक है, इस्चरिचिया कोलाई आपका ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों क्या है? सही है। अगला है कि क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। जो क्रोई प्रोटीन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं बेसिलस थोरिनजियनसिस, थोरिन जो है जियनसिस से प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला साथियों की बायोगैस में सम्मिलित हैं। तो बायोगैस में कौन कौन से गैस शामिल होते हैं? जस्ट ऊपर में भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, याद रखेंगे, जो है मीथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। पूछा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है वो याद रखेंगे एज पर जीलस नाइजर के द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है साथियों? सही आंसर है। अगला कि विटामिन 112 का निर्माण किसके द्वारा जो है किण्वन के दौरान होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोपियोन बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोपियोनी बैक्टीरिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों क्या है? सही आंसर है। अगला कि निम्न में से कौन सा जो है आयनिक, ठीक है, डिटर्जेंट हैं? तो आयनिक डिटर्जेंट के बारे में आप याद रखेंगे SDS डिटर्जेंट जो होता है वो आयनिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सिट्रिक अम्ल किस से प्राप्त होता है? तो इसके बारे में जस्ट हम ऊपर देखे भी थे कि सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है आपका 92 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल क्या साथियों? सही है, आस्पेर गिल्स नाइजर, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम ऊपर बात किए थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकेरोमाइजिस, ठीक है, सेकेरोमाइजिस सेरेविस किसके निर्माण में काम आती है?
तो ये इथेनॉल के निर्माण में काम आती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रोसेस है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, जल प्रदूषण का सूचक है। तो ई कोलाई जो है जल प्रदूषण का सूचक है, जल में प्रदूषण को दिखाता है। अगला है कि आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं। 50% तक अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो किसका उपयोग आपको करना पड़ेगा, तो वो है एजोला पिन्नेटा में जो है साइनोबैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96, गोबर गैस में गोबर को जो है विघटित करके गैस उत्पन्न होता है। तो गोबर को विघटित करके आप याद रखेंगे कि मेथेनोजेनिक जीवाणु जो है ना वो गैस उत्पन्न करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है। तो जैव उर्वरक आपको पता होना चाहिए, इसमें से जो है एक तो एजोला है तथा एक BAG है, ठीक है, बैग जिसे आप कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, प्राणी कोशिका संवर्धन औद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सही होगा वैक्सीन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान, जैसे कि आप जानते होंगे बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश जो है अपघटित नहीं होता। तो अपघटित नहीं जो होता है वो है लिग्निन, ठीक है, लिग्निन आप यहाँ पर याद रखने का कोशिश करेंगे। अगला है साथियों कि हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की जो है इजाज़त दे दी है, और पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है, तो आप बताएंगे 5%। और हम लोग 2030 ईस्वी तक जो है ना इस 5% को कर देंगे 20%, ठीक है। अभी हम 5% मिलाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2030 ईस्वी तक हम 20% कर देंगे, तो हम लोग 20% कम पेट्रोल खरीदेंगे दूसरे देशों से, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग सेशन को लाइक करके जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो क्लासेज हैं आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।